फार्मेसी की बेसिक सेटिंग्स और फिर प्रोडक्ट्स की सेटिंग करने के बाद अगला काम जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपना स्टॉक ऐड करते हैं। स्टॉक सिर्फ एक सूरत में ऐड हो सकता है, वो है थ्रू परचेजेस। और जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं अपने सप्लायर से तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स सेट करते हैं। कुछ तो पैरामीटर्स बैक एंड से पिछले परचेज़ ऑर्डर की वजह से खुद ब खुद पॉपुलेट हो जाते हैं, कुछ हमने एंट्री करनी होती है बेस्ड ऑन न्यू ऑर्डर या जो भी ऑर्डर आया है हमारे पास परचेज़ ऑर्डर। उसके लिए हम परचेज़ में जाते हैं और परचेज़ में जाके ऐड परचेज़ के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम वो बिल नंबर या इनवॉइस नंबर एंटर करते हैं जो कि हमारे सप्लायर ने हमें प्रोवाइड किया होता है। उसके बाद सप्लायर का नाम एंटर करेंगे और नीचे जो उस इनवॉइस या बिल की टोटल अमाउंट हमने पे की है या पे करेंगे वो लिखेंगे। ये पहले एंटर करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं इस ऑर्डर के अंदर, अगर उसके अंदर हम कोई गलती करते हैं तो उसका टोटल और ये जो अमाउंट है ये बराबर नहीं होती। जब तक बराबर नहीं होगी तो हम इस ऑर्डर को फाइनलाइज़ नहीं कर पाएंगे या पोस्ट नहीं कर पाएंगे। ये तीनों चीज़ें एंटर करने के बाद मैं प्रोसीड के बटन पर क्लिक करूँगा या ALTC शॉर्ट की प्रेस करूँगा। अब ये मेरा न्यू परचेज़ ऑर्डर बन गया है। इसके अंदर प्रोडक्ट तो अभी हमने कोई ऐड नहीं की, लेकिन परचेज़ ऑर्डर नंबर हमारे पास आ रहा है, बिल नंबर जो हमने पिछले पेज पे मैनुअली ऐड किया था और सप्लायर का नाम आ रहा है, डेट एंड टाइम आ रही है जिस वक्त हमने ये परचेज़ ऑर्डर इनिशिएट किया है और जिस यूज़र ने इसको इनिशिएट किया है उसका नाम आ रहा है। इनवॉइस अमाउंट हमारे पास आ रही है जो पिछले पेज पे हमने एंटर की थी। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ, जिस तरह मैं ऑगमेंटिन ऐड करता हूँ। जैसे मैंने ऑगमेंटिन को सिलेक्ट किया तो मेरे पास कुछ चीज़ें आ गई मेरे पास कि एक तो मेरा एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना है इसका टोटल, फिर आ गया कि इसका पैक साइज़ कितना है यानी एक डब्बी में कितनी गोलियाँ होती हैं, बैच नंबर मैं खुद एंटर करूँगा, एक्सपायरी मैं एंटर करूँगा। इसके बाद ये है कि कितनी क्वांटिटी मैंने परचेज़ की है, एक यानी कितने डब्बे ख़रीदने हैं मैंने, या जो पैक है मेरे कितने पैक हैं। पैक साइज़ चूँकि 6 था और अगर मैंने 10 पैक ख़रीदे हैं तो उसने मुझे बता दिया है कि मेरे टोटल जो यूनिट्स ख़रीदे गए हैं वो 60 हैं। पैक साइज़ 6 का था और मैंने 10 पैक ख़रीदे तो मैंने 60 टैबलेट्स या 60 यूनिट्स ख़रीदे। ये जो पैक प्राइस है ये मेरे लास्ट परचेज़ ऑर्डर से ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पिक कर लिया है, उसका टोटल भी उसके मुताबिक बना दिया है। फ़र्ज़ करें कि ये मैंने जो सी ये जो चीज़ थी ये अभी मेरी परचेज़ प्राइस चेंज हो गई है पैक की पिछले ऑर्डर की निस्बत, तो मैं इसको यहाँ पर ही अपडेट कर लूँगा, तो उसके लिहाज से मेरी बाकी चीज़ें भी अपडेट हो जाएंगी। अच्छा, इसको मैं अभी 250 ही रहने देता हूँ। उसके बाद अगर कोई डिस्काउंट मिला है अमाउंट में या परसेंटेज में वो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। सेल्स टैक्स अगर इसके ऊपर कुछ अप्लाई होता है अमाउंट में या परसेंटेज में वो यहाँ पर ऐड करूँगा। एडिशनल टैक्स अगर कोई है तो अमाउंट में या परसेंटेज में वो ऐड करूँगा। ये सारी चीज़ें अगर ऐड कर लूँगा तो मेरा सब टोटल एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यूनिट्स तो पहले ही उसने कैलकुलेट कर दी है और परचेज़ प्राइस भी इस पैक प्राइस के लिहाज से ऊपर डिस्काउंट या टैक्स के हवाले से उसने एडजस्ट करके इधर मुझे दिखा दिए। MRP भी उसने मेरे लास्ट परचेज़ ऑर्डर से पिक की है और यहाँ पर शो कर दी है। फ़र्ज़ करें इस मरतबा मैंने डिफरेंट मेरी MRP आई है तो मैं उसको ऐड कर लूँगा यहाँ पर। अभी मैं इसको 425 रहने देता हूँ। तो आगे मेरा सेल प्राइस भी मुझे बता रहा है पर टैबलेट की, और प्रॉफिट या मेरा मार्जिन बता रहा है परसेंटेज में कि कितना परसेंट मुझे प्रॉफिट मिलेगा अगर इस सेल प्राइस पे मैं इसे सेल करता हूँ। ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा या ALTA शॉर्ट की प्रेस करूँगा तो ये मेरी पहली आइटम ऐड हो गई है। अभी मैं इसको कंफर्म एंड फाइनलाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इनवॉइस अमाउंट और टोटल अमाउंट बराबर नहीं हुई। तो अभी मैं एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ। चलें ये हम बाम ऐड करते हैं। इसका पैक साइज़ 1 है कि हम सिंगल बाम की सूरत में एक लेते हैं, तो मैंने 10 ले लिए हैं ये। सॉरी, सिंगल की तो हम पैक प्राइस 1 रखेंगे, लेकिन मैं 10 पैक लूँगा तो आगे मैं इस क्वांटिटी में लिखूँगा। बैच नंबर मैंने डाल दिया, एक्सपायरी डाल दी मैंने। इसके मैंने 10 पैक लिए हैं, तो एक पैक की प्राइस मेरी 50 रुपये थी। तो उसके बाद डिस्काउंट कुछ नहीं था, सेल टैक्स कुछ नहीं था,
टोटल मेरा 500 बन गया इसका। तो चूँकि डिस्काउंट और टैक्सेस नहीं लगे तो सब टोटल भी मेरा 500 ही है। यूनिट्स मैंने 10 लिए हैं और परचेज़ प्राइस पर यूनिट की 50 रुपीज़ हो गई मेरी। एमआरपी मेरी 100 रुपीज़ है, तो उसके लिहाज से मेरी बाकी चीज़ें कैलकुलेट हो गई, मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही मेरा ये टोटल और ये टोटल पूरा हुआ, मेरे पास कंफर्म एंड फाइनलाइज़ की ऑप्शन आ गई। फ़र्ज़ करें कि ये कंपनी हमें कुछ बोनस में चीज़ें देती है। बोनस का मतलब है कि ये कंपनी कहती है कि अगर आप यही चीज़ हमसे 10 लेंगे तो हम आपको दो हम बोनस में चीज़ देंगे आपको। तो मैं उसको एस क्वांटिटी की जगह बोनस क्वांटिटी में डालूँगा और 2 लिख दूँगा, और यहाँ पर पैक प्राइस मैं 0 कर दूँगा और बाकी चीज़ें छोड़ दूँगा, और एमआरपी मेरी 100 ही है तो मैं इसे ऐड कर दूँगा। तो इस तरीके से मेरी जो है बोनस क्वांटिटी वो भी मैं इस तरह से ऐड कर लूँगा। बोनस क्वांटिटी के अंदर मुझे ये होगा कि मेरा जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो 100% होगा, क्योंकि वो उसकी मेरी परचेज़ प्राइस 0 है। तो इसको मैं कंफर्म एंड फाइनलाइज़ करूँगा तो ये चीज़ बेच सकूँगा। चलिए अभी हम देखते हैं कि इसको हम अगर हम कंफर्म एंड फाइनलाइज़ नहीं करते तो क्या इसका इम्पेक्ट रहता है। मैं आता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स पे आता हूँ और यहाँ से मैं चलें 10+ टैबलेट मैं ऐड करता हूँ। 10+ टैबलेट ये मेरे पास इसको 20 पड़ी हुई हैं। ये मैंने 20 मार्च को ख़रीदी थी और 26 मई को ख़रीदी हैं। जो भी उसके आगे से सेल प्राइस, परचेज़ प्राइस और स्टॉक है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं इसी ऑर्डर में 10+ ऐड करता हूँ। तो मुझे पैक साइज़ उसने 1 बता दिया है और बैच नंबर और एक्सपायरी मैंने एंटर किया है। उसके बाद मैंने 15 लिए और बाकी चीज़ें मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और उसको ऐड करता हूँ। देखिए मेरा नीचे और ऊपर का चूँकि सम बराबर नहीं है तो वो मेरा कंफर्म एंड फाइनलाइज़ का बटन ख़त्म हो गया है। तो ये एक तो ये बैकएंड में एडमिन के पास ऑप्शन है कि ये आपको ऊपर से इनवॉइस अमाउंट चेंज करने की फ़ीचर देता है कि नहीं देता। अभी मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है तो मैं 3150 इनवॉइस अमाउंट लिख के सेव करता हूँ तो मेरे पास दोबारा से कंफर्म एंड फाइनलाइज़ का बटन आ गया। अब मैंने अपनी ये 10+ टैबलेट के पेज को रिफ़्रेश किया तो मेरे पास देखें ये अभी के ऑर्डर की क्वांटिटी भी आ गई जो मैंने 15 ली है और 15 ही स्टॉक में है। तो ये इस तरह से चीज़ें मेरी करंट स्टॉक में ऐड होती जाएंगी। अगर मैं एक सेल ऑर्डर बनाता हूँ अभी और इसी टैबलेट को सेल करने की कोशिश करता हूँ, अब मेरे पास ये 2 सिर्फ मेरे पास आ रही हैं, बैचेज़ आ रहे हैं 10+ के। एक मेरे आहिल का आ रहा है और एक मेरा 3B इंटरनेशनल का आ रहा है, जबकि जो मैंने अभी ऐड किया है वो अबू दाऊद ट्रेडिंग कंपनी का था। ये मेरे पास नहीं आ रहा, हालांकि स्टॉक में मौजूद है मेरे पास। तो ये क्यों नहीं आ रहा? ये इसलिए नहीं आ रहा कि हमने अभी परचेज़ ऑर्डर अपना कंफर्म एंड फाइनलाइज नहीं किया हुआ। और ये देखिए मुझे दोनों का स्टॉक भी बता रहा है कि इसका स्टॉक भी 10 है और दूसरे का स्टॉक भी 10 ही है, जबकि जो 15 जो मैंने अभी ऐड किया है स्टॉक वो मेरे पास नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक ये ऑर्डर कंफर्म एंड फाइनलाइज नहीं है। मैंने कंफर्म एंड फाइनलाइज कर दिया। अगर अब मैं इस टैबलेट को सेल करने की कोशिश करूँगा तो अब मेरे पास ये 3 बैचेज़ आ रहे हैं इसके, 1, 2 और 3। ये तीसरा जो अभी डाला है, जिसकी मोस्ट रिसेंट एक्सपायरी होगी वो सबसे ऊपर आएगा और जिसकी बाद में एक्सपायरी होगी वो नीचे चला जाएगा। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब मैं इसका मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ। मैं 2 सेल करता हूँ और मैं ऐड करता हूँ इसको। इस पेज को रिफ़्रेश किया तो देखिए मुझे ये बता रहा है कि टोटल मैंने क्वांटिटी 15 ख़रीदी थी और स्टॉक में 13 है, क्योंकि 2 मेरे अब सेल ऑर्डर में चली गई हैं। तो इस तरह से हर चीज़ रियल टाइम आपकी आएगी। और यहाँ पर भी ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि करंट स्टॉक 33 रह गया है और 35 परचेज़ थी और 2 सेल हो गई हैं। बेशक अभी हमने ये सेल ऑर्डर कंफर्म एंड फाइनलाइज़ नहीं किया, फिर भी उसने 2 क्वांटिटी इस टैबलेट की स्टॉक से माइनस कर दी हैं, ताकि अगर कोई और हमारा स्टाफ मेंबर किसी और कंप्यूटर पे इसको सेल करने की कोशिश करे तो ओवर सेल ना कर दी जाए वो चीज़। वो इस ऑर्डर के अंदर अब ये बाइंड हो गई है। या तो हम इसे सेल करेंगे या इसको यहाँ से निकाल लेंगे, और जैसे ही निकालेंगे वो दोबारा हमारे स्टॉक में वापस चली जाएगी। तो जबकि ये पेज हमें हर चीज़ रियल टाइम में बताएगा। अच्छा,
अब फ़र्ज़ करें कि चलें इसको यहाँ से भी हम डिलीट कर देते हैं अपने सेल ऑर्डर से। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये वापस आ गई हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जो सबसे पुराने वाला ये है बैच है, इसको पहले बेचूँ, बाकी 2 बैच अभी ना बिकें क्योंकि उनकी परचेज़ और सेल प्राइस ही डिफरेंट थी। मैं इसको यहाँ से इनएक्टिव कर दूँगा। अब मैं अगर 10+ टैबलेट को ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास एक ही सिर्फ बैच आ रहा है, क्यों? बाकी 2 मेरे इनएक्टिव हो गए हैं। तो ये भी हमारे पास फ़ीचर मौजूद है कि हम कौन सा बैच पहले बेचना चाहते हैं और कौन सा बाद में बेचना चाहते हैं। अच्छा, अब यह है कि मैंने परचेज़ ऑर्डर तो ऐड करने का तरीका दिखा दिया आपको, वो उसका इम्पैक्ट हमारी प्रोडक्ट के पेज के ऊपर कैसे होता है वो भी आपको दिखा दिया। हम फ्यूचर में जब देखते रहेंगे कि सेल्स, उसके इंडेंट्स, कस्टमर रिटर्न्स, कंपनी रिटर्न्स, यानी एडजस्टमेंट्स और लॉसेस, उसका इम्पैक्ट इस पेज पे कैसे आता है वो हम बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल जो चीज़ें देखी हैं उसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। वो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी किसी भी 2 डेट्स के दरमियान जो परचेज़ हिस्ट्री क्या है। हमने एक ऑर्डर बनाना शुरू किया, हमें कोई और काम बीच में पड़ गया तो हमने उसको छोड़ दिया, और मैं चलें कुछ दिन की हिस्ट्री निकाल लेता हूँ। वो ऑर्डर्स जो कि मेरे इनकम्प्लीट हैं या जो मिड में भी हैं तो वो सारे के सारे रेड में होंगे, और जो कंप्लीट हो गए हैं यानी कन्फर्म एंड फाइनलाइज हो गए हैं वो हमारे वाइट बैकग्राउंड में होंगे। हमें नज़र आ रहा होगा कि किसने ऐड किया था और किसने फाइनलाइज़ किया था। तो अब जो हमारे ये रेड में है इसको हम खोल के, इसकी प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में तो आ गई हुई हैं, यानी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, लेकिन हम उन्हें सेल नहीं कर सकते। सेल उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम इसको कंफर्म एंड फाइनलाइज नहीं करेंगे। इसलिए हमारी जो परचेज़ हैं हमेशा परचेज़ हिस्ट्री में आके हमारी हर चीज़ कंफर्म एंड फाइनलाइज होनी चाहिए और रेड नहीं होनी चाहिए। रेड का मतलब है कि हमने उस परचेज़ ऑर्डर पे कोई ना कोई काम करना है। इसका इम्पेक्ट हम डेली रिपोर्ट पे अगर देख लें, डिटेल रिपोर्ट में मैं आता हूँ, आज का दिन सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि मेरी जो परचेज़ हैं उनमें से इनकम्प्लीट कितनी है। मुझे 3 परचेज़ इनकम्प्लीट शो कर रहा है, और ये भी शो कर रहा है कि ये चीज़ कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहनी चाहिए, इसको हमेशा कंप्लीट आपने करना है। इनकम्प्लीट का मतलब है कि स्टॉक में चीज़ एडिट तो है लेकिन हम उसे सेल नहीं कर सकते। तो हमें हमेशा अपने परचेज़ ऑर्डर्स को हमेशा कंफर्म एंड फाइनलाइज ही रखना है। अब 3 क्यों शो कर रहा है हमें, वो दिखाता हूँ आपको कि हमारे 3 ऑर्डर्स इनकम्प्लीट हैं अभी, और 2 की तो चलें ज़ीरो अमाउंट है, एक की 5500 है, तो वही यहाँ पर हमें शो कर रहा है 3। इसे हमने हमेशा, या तो हम खोल के, अगर गलती से हमने ऐड कर दी है तो एक एक ऑर्डर को खोल के उसे हम इसी तरह सेव करते जाएंगे ताकि हमारी जो लिस्ट है वो सही रहे। अच्छा, और अगली चीज़ आ गई हमारे पास कि जो हमने आज के दिन परचेज़ की हैं उनका किस तरह से हिसाब किताब होगा। वो ये देखें, परचेज़ बिल्स बाय स्टाफ, वो आपको नज़र आ रहा है कितने बिल्स थे, कितने अमाउंट के जो बिल्स थे वो किस किस स्टाफ मेंबर ने ऐड किए। नीचे आ जाएंगे तो आज के दिन जो हमने परचेज़ की हैं उनकी हिस्ट्री भी हमारे पास आ रही है, और जो सेल्स की हैं वो इंडिविजुअल आइटम्स के लिहाज से हमारे पास आ रही हैं। तो जितना भी काम हम करेंगे हमारी ये जो सी रिपोर्ट है इसके ऊपर ये सारे का सारा हमें नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से हमारी परचेज़ ऐड हो सकती है। उसका इम्पैक्ट हमने देख लिया प्रोडक्ट पेज के ऊपर और सेल्स प्रोडक्ट पेज के ऊपर, और उसके अलावा हमने देख लिया कि रिपोर्ट्स के अंदर वो किस तरह से नज़र आएंगी। जब हम अभी कुछ बाकी चीज़ें देखेंगे तो ये सारा सिनेरियो हमें आपस में लिंक्ड नज़र आएगा, हर चीज़ आपस में लिंक्ड है।